नमस्कार, स्वागत है लेयर 3 एजुकेशन पर। एमपी टेट वर्ग 3 का मॉक टेस्ट नंबर 2 में आपके बीच लेके आ चुका हूं साथियों, और इनमें सम्मिलित है 5 सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित है, रीट हो, सीटेट हो, एमपी टेट हो या फिर किसी राज्य की अन्य कोई टेट हो, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो साथियों, कल के क्लास में हमने एक क्वेश्चन आपसे किया था, ठीक है, मारिया मोंटेसरी के बारे में, और मैंने कहा था कि उसका जवाब जो सबसे अच्छा आप में से देंगे उसे ज़रूर मैं शेयर करूंगा, ठीक है। इससे आपकी सहभागिता इसमें बनी रहेगी। चलिए, तो उनके द्वारा दिए गए जवाब को मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, फिर अपन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, ये जवाब दिया गया है अभिराज श्रीवास्तव जी द्वारा। इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर मरिया मोंटेसरी जो इटली की चिकित्सक तथा शिक्षाशास्त्री थी, शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति का इन्होंने प्रतिपादन किया है और 2.5 से 6 वर्ष के बालकों के प्रयोग में लाई जाती है। इन्होंने यह जानकारी दी है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। आज का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए, तो प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न मूल्यांकन से है। मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना। दूसरा ऑप्शन है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयाँ व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, पुष्टि पोषण प्रदान करना। अब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है। अब सारे ही ऑप्शन आपको लगभग मूल्यांकन से संबंधित लगेंगे, लेकिन सबसे मजबूत मूल्यांकन का मतलब क्या होता है साथियों, किसी भी छात्र में सर्वांगीण विकास करना, शारीरिक और मानसिक रूप से, ठीक है, उसके जीवन में ज्ञान का कुछ कार्य हो सके, जीवन में उसका वह सीखा गया नॉलेज काम आए, ठीक है। बालकों को धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेवल करना, क्या केवल लेवल करना ये उद्देश्य होता है मूल्यांकन का? बिल्कुल नहीं होता है। जिन बालकों को उपचारात्मक मतलब जो वे बालक जो कि अन्य बालकों की तुलना में सीखने में पिछड़े हैं, उनके लिए अलग से कक्षा उपलब्ध कराना, वो उपचारात्मक शिक्षण होता है, ठीक है। तो उनकी पहचान करना, क्या यही उद्देश्य मूल्यांकन का? नहीं। मूल्यांकन विस्तृत है, मूल्यांकन की सीमाएं जो है सीमित नहीं है, इसलिए यह सही नहीं होगा। अधिगम की कठिनाई व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, केवल क्षेत्रों का पता लगाना, क्या यही सत्य होगा? ये भी नहीं होगा। अब आप सबसे उपयोगी आपको यह दिख रहा है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई, मतलब बच्चे को दिया गया ज्ञान उसके जीवन में किस प्रकार से कार्य कर रहा है, क्या वह उसके जीवन में उपयोगी हो पाया है, इसके पुष्टि पोषण प्रदान करना, यही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो अंत में आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपका जो लेवल है वो किस प्रकार का है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद प्रश्न करने की सलाह दी जाए। कक्षा के बाद प्रश्न की कैसे प्रश्न पूछेगा वह, जब कक्षा के दौरान नहीं उसे मौका दिया जाए, तो यह बिल्कुल गलत बात है। कक्षा की चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, शायद लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित। लगातार प्रश्न पूछेगा, उत्तर कब मिलेगा, ठीक है। लगातार प्रश्न पूछना भी एक प्रकार की यह अधिगम को प्रभावित कर देने वाली सीमा हो गई है। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना। अब स्वतंत्र रूप से उत्तर कोई बालक कब ढूंढेगा? जब उसे अवसर मिलेगा, ठीक है, जब वो बच्चों के साथ जुड़ेगा कक्षा में। सबसे मजबूत ऑप्शन आपका बी वाला है कि कक्षा चर्चा में भाग लेगा, उसके लिए शिक्षक उसको प्रोत्साहित करेगा। शिक्षक का यही गुण होता है कि वह बच्चे को सीखने के लिए प्रोत्साहित करें, उसके बाद उस क्रिया है जो वो करेगा, उत्तर ढूंढना, प्रश्न करना, ठीक है, जवाब लाना। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। साथियों, सभी टॉपिक से जब तक आपकी एग्ज़ाम होगी तब तक सभी टॉपिक से कवर कर लेंगे, हम पूरे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। जहाँ से मैं क्वेश्चन वहाँ से लेके आऊँगा, जहाँ से आपका कोई भी पार्ट नहीं छूट पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? वॉटसन, मॉर्गन, मैकडूगल या फिर बोरिंग द्वारा दी गई है। तो यह बात मैंने कल के क्लास में भी बताई कि मनोविज्ञान जो है यह केवल पशु का अध्ययन नहीं करता, यह मानव, पक्षी, पशु, इन सभी का अध्ययन करता है। किस प्रकार से? मानव का अध्ययन तो आप देख ही पा रहे हो, जो कि जैसे कि हम कर रहे हैं, ठीक है। किसी पक्षी को पालतू बनाया जा रहा है, तो मनोविज्ञान के द्वारा ही उसकी पहचान और उसको ट्रेन किया जा रहा है। पशु को भी इसी प्रकार से। तो मनोविज्ञान जो है मानव, पक्षी एवं पशु इनके मन का विज्ञान है, ठीक है। तो मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी? तो आप याद रखिएगा, सही उत्तर आपका मॉर्गन होगा। मॉर्गन द्वारा यह परिभाषा दी गई है। रिलेट करके याद रख सकते हो, क्योंकि परिभाषाएं जो है रटनी पड़ती हैं, तो उसमें थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। जैसे मॉर्गन म से शुरू होता है, उससे पहले मानव और पशु का व्यवहार का विज्ञान, ठीक है।
तो यहाँ से म जोड़ लीजिए आप, मानव, मोर्गन से मानव जोड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कुछ रिलेट करके आप याद रख सकते हो, जो कि आप नहीं भूल पाओगे। आपको अगर कोई ट्रिक बनती है तो वो भी आप बना सकते हो। जैसे कि मोर गन है, तो मोर मतलब होता है अधिक, और गन मतलब होता है बंदूक, यानी अधिक से अधिक हथियारों का प्रयोग करना, बंदूक का प्रयोग करना मानव और पशु व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, खतरे में डाल सकता है। इसे भी आप याद रख सकते हो। तो ये इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से सकारात्मक संवेग नहीं है। प्रेम, स्नेह, आनंद, ईर्ष्या। प्रेम सकारात्मक ही है, नकारात्मक कैसे हो सकता है? स्नेह भी सकारात्मक है और आनंद भी सकारात्मक संवेग, लेकिन ईर्ष्या मतलब जलन होना, यह एक नकारात्मक संवेग है। अगला प्रश्न, शिक्षक के गुण से एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासा पोषण करता है। बिल्कुल, अगर छात्रों का कोई इच्छा ही नहीं है सीखने की तो उसे सिखाया जाना लगभग संभव नहीं है। छात्र के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और उसे जिज्ञासा को जगाना शिक्षक का मुख्य गुण होता है। विद्यार्थियों को पारंपरिक संवाद पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करना। पारस्परिक संवाद का मतलब होता है आपस में बातचीत, यानी कि संवाद का मतलब सीधा सा ये होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो भी कुछ जवाब दे रहा है, हम भी दे रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहा है, तो ये संवाद होता है, यानी पूरी सहभागिता संप्रेषण में। तो संवाद के लिए प्रोत्साहन देने से बच्चों में सर्वांगीण विकास होता है, भाषाई कौशल का विकास होता है, सुनने बोलने से संबंधित, ठीक है। विद्यार्थियों को वास्तविक एवं वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करना, ठीक है, यानी समायोजन बैठाना, ठीक है। जब प्राइमरी लेवल पर जब छात्र पहली बार कक्षा पहली में प्रवेश करता है तो वह दुनिया से जो है परिचित नहीं होता है, तो शिक्षक जो है धीरे धीरे परिचित करवाना दुनिया से, ठीक है, वस्तुओं से, जो जितने भी संसाधन से उनसे, तो ये शिक्षक के सभी गुण हैं, ये सभी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रॉयड, जॉन वी वॉटसन, या फिर स्किनर, या कोलीमन ग्रिफिथ। तो खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा कोलीमन ग्रिफिथ। याद रखिएगा। कौन सा रोग जल प्रसारित नहीं होता है? हेजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, या फिर ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी कहा जाता है, जिसे दमा रोग भी कहा जाता है। तो हेजा जो है साथियों, यह पानी से फैलता है, पानी से प्रसारित होता है। टाइफाइड भी दूषित पानी से फैलता है, जिसमें छोटी आंत प्रभावित होती हैं। हेपेटाइटिस भी पानी से ही फैलता है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो है, ये संपर्क से फैलता है, संपर्क से फैलता है, इसलिए आपका ये वाला सही होगा, डी वाला ऑप्शन, ट्यूबरक्लोसिस। अगला प्रश्न, पर्यावरण से डीडीटी क्या है? एक एंटीबायोटिक, अनअपघटकीय प्रदूषक, अपघटकीय उर्वरक, या फिर डाइक्लोरो। अप DDT, ठीक है। इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है कीटनाशक को बनाने में। सभी जो कीटनाशक है उन सभी में DDT मिलाया जाता है, तभी वह कीटनाशक बनके तैयार होता है, और यह बहुत ही खतरनाक प्रदूषक है, यह अपघटकीय है, ठीक है। यह जो है ये खत्म नहीं होता है, एक बार जब भूमि में डाल दिया जाता है तो यह हमेशा के लिए रहता है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यह अपघटकीय नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण नेचर जो है जन्म से मृत्यु तक हमसे जुड़ा रहता है, इसलिए पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है पर्यावरण, तो इसमें थोड़ा डाउट है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, समुदाय इसके लिए प्रयास करें, पर्यावरण शिक्षा जो होनी ही चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल होना चाहिए। हमारे आर्थिक उद्देश्य किस प्रकार से, हमारी ज़रूरतें जो पर्यावरण से हैं, समाज से जुड़ी हुई, जो पर्यावरण से जुड़ी हुई वस्तु, जो संसाधन है, वह उनका तालमेल सही होना चाहिए, उनका सही दोहन हो, ठीक है। प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही दिख रहे हैं आपको, लेकिन दूसरा वाला ऑप्शन जो है पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, ऐसा नहीं है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा प्रणाली है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्यपुस्तक पर आधारित, या पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों के आधार पर, या उपरोक्त सभी? बेझिझक उपरोक्त सभी लगाएंगे आप, बिल्कुल लगाएंगे। देखिए, जहाँ पे पाठ्यपुस्तक पर आधारित कक्षा, अगर कक्षा पाठ्यपुस्तक पर आधारित हो जाती है तो फिर शिक्षक की क्या आवश्यकता है? शिक्षक को किस लिए रखा जाता है? ताकि वो क्रिएटिव हो, ठीक है, क्रिएटिव हो। शिक्षक इसलिए होता है कि वो क्रिएटिव हो, ठीक है, नई नई गतिविधियां करवाई जा सके, वो खुद गतिविधियां इजाद कर सके और प्रकृति से छात्रों को जोड़ सके। पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित अगर कक्षा होगी तो फिर शिक्षक, वही बात हो रही है, ठीक है,
शिक्षक की कुल मिला के क्रिएटिव होना चाहिए, मतलब गतिविधि आधारित शिक्षण उसको करवाना है। वो पाठ्य पुस्तक केवल शिक्षक सहायक सामग्री है, और किसके लिए? केवल शिक्षक के लिए। पाठ्य पुस्तक छात्रों के लिए सहायक सामग्री नहीं है, बल्कि केवल शिक्षक के लिए सहायकता है। यानी कि शिक्षक जो पढ़ाने का लेवल जो है वो न ऊपर न नीचे रखे, मध्यम रखे, जो कि पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा भी कैसी होनी चाहिए? गतिविधि आधारित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कोई नाटक प्रस्तुत किया जा सकता है वृक्षों की रक्षा से संबंधित, वृक्षों की कटाई से संबंधित। इसी के अलावा गतिविधि के अंतर्गत ये चीज़ें आ गई, बच्चों से गतिविधि में वृक्षों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। किसी क्षेत्र में ग्राउंड में जाकर बच्चों द्वारा वृक्ष लगाना, वृक्षों की रक्षा करना, तो ये सारी जो है क्रिएटिविटी इसमें आ गई। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें एवं मूर्तियों का जो क्षरण होता है, संक्षारित होती हैं, वह क्या कहलाती हैं? ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रोसी, या फिर एरोसोल। एरोसोल किसे कहते हैं? हवा में जो मिट्टी, धूल, गैसों के जो कण होते हैं उनको एरोसोल कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। देखिए, ताजमहल की अगर बात करें तो ताजमहल के आसपास यातायात नहीं चलने दिया जाता है। यातायात संसाधनों को ताजमहल के पास नहीं जाने दिया जाता। इसका यही कारण है कि वाहनों से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे गैसें, खतरनाक गैसें निकलती हैं जो कि वायुमंडल में मिल जाती हैं। उसके बाद बारिश की बूंदों के साथ वह फिर मिल के नीचे गिरती है, वही होती है अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा जब संगमरमर के पत्थरों पर गिरती है तो उन पत्थरों का कलर काला हो जाता है, उनकी चमक उड़ जाती है, यही कारण है। और इसको स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है, याद रखिएगा, स्टोन लेप्रोसी से कहा जाता है। प्रश्न है, कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या दक्षिणी महासागर? चलिए मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करके जितने भी महासागर हैं उनके बारे में ज़रा जानते हैं। अब इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कि हिंद महासागर कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, अफ्रीका के पूर्व दिशा में। देखिए दिशा जान लेते हैं, ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण, ये है पूर्व दिशा, और ये है पश्चिम, ठीक है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और दक्षिण है। अब यहाँ पे समझिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, जो कि यहाँ से आप देख पा रहे हो पृथ्वी गोल है, इसलिए यहाँ तक दिख रहा है प्रशांत महासागर, ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, और उसके बाद यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप के बीच में है ये वाला अटलांटिक महासागर, जो कि सर्वाधिक, यहाँ पे अटलांटिक महासागर में जो है सर्वाधिक जो है माल वाहक चलते हैं, जो कि मालों का जो यूरोप से उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, इन देशों में सप्लाई होता है। और हिंद महासागर जो है ये कहाँ पे है? भारत के दक्षिण में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, अफ्रीका के उत्तर में, पूर्व में। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। पूछा क्या गया है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, अफ्रीका के पूर्व में है कौन सा? प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? तो हिंद महासागर है, अभी आपने देखा। अगला प्रश्न है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणितीय प्रश्नोत्तरी भाग लेने की कौशल, या गणितीय कक्षा बोलने की क्षमता। अब गणितीय संचारण उल्लेख करता है, यानी गणित की प्रकृति किस प्रकार की होती है? क्या गणित कक्षा में बोलने की क्षमता विकसित करना केवल यही उद्देश्य है? नहीं, ठीक है। गणित का उद्देश्य क्या है कि जीवन में उन चीज़ों को, जो सीखी गई चीज़ें हैं, सवाल हैं, ठीक है, वो परिवेश से संबंधित हो, बच्चे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित हो। अगर वो किसी दुकान पे कुछ खरीदने गया है 10 रुपये का, 5 रुपये में वस्तु उसने खरीदी है, 5 रुपये उसने वापस लिए हैं, इस प्रकार से उसके परिवेश संबंधी सवाल होने चाहिए। यानी कि केवल कक्षा में बोलने की क्षमता विकसित, ये बिल्कुल गलत हो रहा। गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेना, क्या यही उद्देश्य होता है कि गणितीय ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जिसको आते हैं वही श्रेष्ठ हैं? नहीं, ठीक है। मूल्यांकन का जो प्रकृति है वो बदल गई है साथियों, केवल शारीरिक, मानसिक मूल्यांकन, अब केवल पहले क्या होता था, मानसिक मूल्यांकन होता था, अब शारीरिक होता है, भावनात्मक, सभी प्रकार से मूल्यांकन होता है, यानी सर्वांगीण विकास किया जाना है। यानी कि कोई ऐसा बालक है, ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐसा बालक है जो कक्षा में याद नहीं करता, लेकिन दूसरी गतिविधियों में वो सबसे अव्वल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको फेल कर दिया जाए, ठीक है। तो फिर उसके लिए क्या है, व्यवहारिक मूल्यांकन चालू किया गया। आगे समझते हैं, समस्या को सुलझाने की क्षमता, ये भी गलत हो गया। केवल समस्या को समझाना ही गणित का उद्देश्य नहीं है। गणित का उद्देश्य क्या है? विचारों को समाहित करना, जो छात्रों के विचार है परिवेश से संबंधित, उनको संगठित करने की क्षमता, विचारों को संगठित करने की क्षमता, गणितीय विचारों को,
यानी रिलेट करना, यही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले आप ऑप्शंस को काटना सीखिएगा, तो उससे जो है आपका जो उत्तर सही कौन सा उसके आप नज़दीक चले जाते जाएंगे। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी होता है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। तकनीक मतलब कैलकुलेटर से क्या, बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, तकनीक का प्रयोग नहीं करेगा, ये अच्छी शिक्षण पद्धति नहीं मानी जाएगी। अधिकतर सूत्रों को याद करना, केवल सूत्रों को याद करना। प्राइमरी लेवल, पीएस लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर सूत्र याद होना इंपॉर्टेंट नहीं है। शिक्षक किस प्रकार से पढ़ा रहा है, किस विधि से पढ़ा रहा है, क्या बच्चों को समझा पा रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे गलत होगा। बहुत जल्दी सवाल को हल करना, क्या ये शिक्षक की पहचान है? बिल्कुल नहीं है, ये बच्चों के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। आपका सही उत्तर होगा डी वाला ही। सभी अवधारणाओं को समझाना और लागू करना और उनमें संबंध बनाना, उनमें संबंध बताना, ठीक है, इंटर रिलेट करना, ये होना चाहिए शिक्षक का गुण। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगली परिभाषा है आपके बीच, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आइंस्टीन द्वारा, हार्वर्ड कमेटी द्वारा, होगवेन द्वारा या गोस द्वारा? तो यह परिभाषा दो है होगवेन द्वारा दी गई है कि गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही उत्तर होगवेन होगा। आपके अनुसार आप ट्रिक बना सकते हो, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। होगवेन में शब्द आया है वेन, वेन यानी 4 व्हीलर जो गाड़ी होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले की जो संस्कृति प्राचीन समय में क्या होता था कि 2 व्हीलर चलती थी। 2 व्हीलर कैसे? जैसे कि घोड़ा गाड़ी हुई, बैल गाड़ी हुई, तो वो गाड़ियाँ चलती थी, उन्हीं के आधार पर वैन बनाई गई। तो ये क्या है? ये संस्कृति का दर्पण है, ये प्राचीन संस्कृति का दर्पण है। इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, भिन्नों की संरचना से परिचित करवाने के लिए एक अध्यापक का प्रारंभ कर सकता है विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराना। ठीक है, क्या ये उचित अध्ययन होगा? नहीं। एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराना। ठीक है, ये तो सभी शिक्षक करवाएंगे, और जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया वह व्यक्ति भी करवा सकता है। भिन्नों को बटे के रूप में लिख कर प्रस्तुत करना, क्या ये भिन्नों का सही अध्यापन होगा? या इनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करवाना, बिल्कुल मतलब रिलेट करना। कुल मिला के शिक्षा को जीवन से जोड़ना ही उद्देश्य है। आप इसी बात को ध्यान में रखिए, शिक्षा शास्त्र का यही दर्पण है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण होना चाहिए। किस प्रकार से? जैसे कि मैं एक भिन्न लिखता हूँ, ऊपर है अंश और नीचे हर 1/2। ठीक है, 1/2 क्या है? भिन्न है। अब यहाँ पे समझिए कि किसी वस्तु को कैसे रिलेट कर रहे हैं। जैसे कोई स्कूल में चौक है, ये रही चौक, देख पा रहे हैं आप। इस चौक को 1/2 में प्रस्तुत करिए, तो 1/2 का मतलब हो रहा है आधा, तो यहाँ से इसको आधा कर दीजिए तो आधा आधा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से वस्तुओं से रिलेट करना, उनसे पहचान करवाना, यही होना चाहिए भिन्नों का अध्यापन। अगला प्रश्न है, भारत में मूल्यांकन कब प्रारंभ हुआ? 1860, 1960 या फिर 1970 या 71 में? तो साथियों, आपने सुना होगा कोठारी आयोग के बारे में। कोठारी आयोग, जो कि हिम्मत सिंह कोठारी द्वारा स्थापित वो अध्यक्ष थे, और कोठारी आयोग को गठित किया गया था 1966 में। यह कोठारी आयोग आया, और कोठारी आयोग ने मूल्यांकन पे जोर, पहली बार सर्वाधिक जोर यानी सतत मूल्यांकन पर जोर किसने दिया? ठीक है, कोठारी आयोग ने सतत यानी निरंतर मूल्यांकन पर जोर दिया और लागू किया, तो ये कोठारी आयोग ने किया है। और मूल्यांकन का प्रारंभ जो है वो 1960 से ही भारत में हो गया था। प्रश्न है, सबसे प्रभावी सहायक सामग्री हैं श्रव्य, दृश्य, चौक एवं बातचीत, या फिर दृश्य श्रव्य? टीएलएम की बात हो रही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है। सबसे प्रभावी सहायक सामग्री कौन सी होगी? देखिए, एक चीनी कहावत है जो कि बाद में मारिया मोंटेसरी ने अपनाई है कि मैंने सुना तो मैं भूल गई, मैंने देखा तो मुझे कुछ याद रहा, और मैंने किया तो मुझे याद हो गया। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने सुना तो मैं भूल गई। ठीक है, मैंने सुना तो मैं भूल गई, मैंने देखा तो कुछ याद रहा, और जब मैंने किया तो मुझे याद हो गया। यानी कि करके सीखने पर बल दिया किसने? मारिया मोंटेसरी ने, इसी पंक्ति के आधार पर। तो साथियों, यहाँ पे समझिए कि केवल सुनना मतलब भूल गए, तो ये प्रभावी सामग्री नहीं हुई। केवल दृश्य किया, कुछ हद तक याद रहा बात, तो ठीक है, ये भी ठीक है। अगर दृश्य श्रव्य सामग्री ऑप्शन नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे दृश्य श्रव्य यानी सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो ये सबसे प्रभावी होगा। ठीक है, इसके अलावा नाटक के माध्यम से अगर सीख रहे हैं तो और भी अधिक प्रभावी होगा, गतिविधि से सीख रहे हैं तो और भी अधिक प्रभावी होगा। तो ये इस प्रकार से दृश्य श्रव्य सामग्री जो है सबसे अधिक प्रभावी सामग्री होगी।
चलिए हिंदी से प्रश्न आप देख पा रहे हैं। संकल्प शब्द का उपसर्ग होगा स, सम, सर, सन। तो संकल्प का सीधा देख पा रहे हो आप, सम उपसर्ग होगा, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, तो संकल्प का उपसर्ग क्या है? सम है। अगला प्रश्न है चप्पल। चप्पल शब्द का विलोम क्या होगा? गंभीर, चेतना, चतुर या उन्मूलन? प्यारे साथियों, चप्पल वो नहीं जो हम पैरों में पहनते हैं, ये दूसरा वाला चप्पल की बात कर रहे हैं हम। यानी कि हम बोलते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा बातें करता है उसे चप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चप्पल है ये, बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसे चप्पल बोलते हैं। और इसका अपोजिट होता है गंभीर। क्या होता है? गंभीर। और चेतना का अपोजिट होता है मूर्छा। क्या होता है? मूर्छा, यानी मूर्छित हो जाना, ये शब्द सुना होगा। चतुर का होता है मूढ़। ठीक है, बाल विकास में आपका जो बुद्धि का प्रकार है उसमें आता है मूढ़ बुद्धि, यानी मूर्ख बुद्धि। ठीक है, तो मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं, जिनका बौद्धिक कौशल कमज़ोर होता है, ठीक है, उनके लिए जो है CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, इनके लिए सरकार ने अलग से स्कूल की व्यवस्था, हॉस्टलों की व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, तो चतुर का उल्टा मूढ़ होता है। उन्मूलन शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, और उन्मूलन का मतलब होता है कि कम करना। क्या होता है? कम करना। और इसका अपोजिट होगा बढ़ावा देना या फिर स्थापना करना। बढ़ावा देना या स्थापना करना। ठीक है, अगला शब्द है प्रत्येक शब्द का सदैव प्रयोग होता है एक वचन, बहुवचन में, एक या दो में। बताइए कौन सा सही होगा प्यारे साथियों? प्रत्येक शब्द, देखिए मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं समूह में, ठीक है, और बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाइए। तो वैसे कोरोना है अभी, प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाना है, तो प्रत्येक शब्द से मतलब हो रहा है कि हर एक। क्या हो रहा है? हर एक व्यक्ति से हाथ मिलाना है। ठीक है, तो ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त हो, क्योंकि एक समय में मैं एक ही व्यक्ति से हाथ मिला रहा हूँ। हर एक तो एक वचन में प्रयुक्त होता है। प्रत्येक शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सी विधि नाटक विधि नाटक शिक्षण के अंतर्गत नहीं आती? अभिनय विधि। अभिनय जो है नाटक के अंदर कोई पात्र हैं, जैसे किसान हैं, ठीक है, तो कोई छात्र किसान बन जाएगा लेकिन वेशभूषा नहीं बदलेगा, वेशभूषा उसकी वही रहेगा। ये होता है अभिनय विधि। आदर्श नाटक पठन, यानी कि जिस प्रकार का नाटक है, जैसे डरावना नाटक है तो डरावने तरीके से, उत्साहित करने वाला है तो उत्साह से पठन करना, यानी आदर्श पठन करना। रंगमंच के माध्यम से भी वही अभिनय किया जाता है, लेकिन इसमें वेशभूषा पहन के, वेशभूषा के साथ। जैसे कोई शराब नशा मुक्त संबंधित कोई नाटक है, तो उसमें कोई व्यक्ति जैसे कि उस प्रकार के कपड़े पहनेगा, बेवड़े के टाइप से, ठीक है, और उसमें जो भी है उसका प्रयोग करेगा। ठीक है, तो ये रंगमंच प्रणाली हो गई है, यानी किसी प्रकार का संदेश देने के लिए वेशभूषा धारण करना। गंभीर वाचन, ये नाटक शिक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, क्योंकि गंभीर वाचन जो है यह होता है व्याख्या विधि के अंतर्गत, जो कि केवल शिक्षक केंद्रित अमनोवैज्ञानिक विधि होती है और उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, उच्चारण को प्रभावित करने वाला कारक हैं शारीरिक प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। ये सभी उच्चारण को प्रभावित कौन करता है? शारीरिक प्रभाव किस प्रकार से? इंद्रिय संबंधित, जैसे मुख का, जीभ का, कंठ का, या फिर तालु मसूड़ों का सही से बनावट नहीं हो पाना, सही विकास न हो पाना, उससे भी जो है उच्चारण प्रभावित होगा। भौगोलिक प्रभाव किस प्रकार से? जैसे कि बात करें हमारे मालवा की, तो मालवा में जो चाय शब्द हैं इसको सा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सा। चीनी है शक्कर को मालवा में क्या बोलते हैं? शक्कर बोल देते हैं। तो ये भौगोलिक प्रभाव हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि बात करें पुत्र, तो इसको पंजाब में पुत्र बोलते हैं। तो ये कौन सा उच्चारण को प्रभावित कर रहा है? भौगोलिक क्षेत्र प्रभावित कर रहा है। ठीक है, सामाजिक प्रभाव जैसे कि मातृभाषा कोई भी हो सकती है, जो हमारे परिवेश से, माता हो, पिता हो या फिर परिवार हो, उससे सीखी गई भाषा मातृभाषा होती है। ठीक है, वो अंग्रेजी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, कोई भी तमिलनाडु की हो सकती है। तो सामाजिक प्रभाव किस प्रकार से? उसके अलावा हम जब प्रवेश करते हैं स्कूल में तो मानक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। धीरे धीरे वो मानक भाषा हम सीखने लग जाते हैं। ठीक है, जब प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा का प्रयोग ही छात्र करता है, शिक्षक मानक भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक भी मातृभाषा में बच्चे को समझाता है, यह उसका कर्तव्य बनता है। तो मातृभाषा में कुछ अलग शब्दों का प्रयोग वह करता है और फिर वह मानक भाषा में कुछ अलग शब्द सीखता है। तो इन दोनों का अंतर जो है ये सामाजिक प्रभाव है। तो सही उत्तर आपका होगा डी वाला, ये सभी।
अगला प्रश्न है, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है प्राथमिक कक्षाएं, सम्मेलन, गोष्ठियों, विदेशी भाषा शिक्षण या अनुवाद शिक्षा। प्यारे साथियों, द्विभाषी मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में रखा जाता है, ठीक है। तो अंग्रेजी को सीखने के लिए अनुवाद शिक्षा, अनुवाद से ही उसे सीखा जा सकता है, ठीक है। भाषा को सुन के ही पहली बात तो हम सीखते हैं। विदेशी भाषा शिक्षण में भी यही बात हो रही, द्विभाषा पद्धति क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसमें भी अनुवाद के माध्यम से विदेशी भाषा को सीखा जाता है, दूसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषा को रखा जाता है। सम्मेलन और गोष्ठी में भी अलग अलग कई भाषाओं का प्रयोग होता है, ठीक है। अंग्रेजी का भी हो सकता है, हिंदी का भी होता है। लेकिन जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, यानी कि पहली से पाँचवीं तक की बात हो रही है, यहाँ पे अनिवार्य नहीं है कि छात्र अंग्रेजी बोले। वह मातृभाषा का प्रयोग करता है, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा का जो प्रयोग करता है, उसके बाद वह मानक भाषा धीरे धीरे शिक्षक के माध्यम से, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से सीखने लग जाता है। तो प्राथमिक कक्षाएं जो हैं, यहाँ पे द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं आता है, लेकिन सामान्य रूप से सीखने के लिए अंग्रेजी के पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्न संस्कृत से आपके बीच, अतिथि देवो भव यह किस उपनिषद से संबंधित सूक्ति है? अतिथि देवो भव यानी अतिथि को देवता के समान रखा गया है, ठीक है। जैसे माता पिता देवी देवताओं को जो पूजा और उनके प्रति आदर रखा जाता है, वही आदर अतिथि के प्रति रखा जाए, यही अतिथि देवो शब्द में छुपी हुई बात है, ठीक है। तो यह किस उपनिषद से संबंधित है? छांदोग्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद या ईशोपनिषद। अब प्यारे साथियों, बहुत ही टफ होते हैं, बहुत ही ज़ोर के साथ बोलना पड़ता है संस्कृत के कुछ शब्द। तो ये जो अतिथि देवो भव ये उपनिषद हैं, यह सूक्ति संबंधित है तैत्तिरीय उपनिषद से, याद रखिएगा, तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई। और इसकी रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई थी, जब ब्राह्मण शासन हुआ था उस समय। पुष्यमित्र शुंग का नाम सुना होगा, जो प्रथम ब्राह्मण शासक था। अगला प्रश्न है, अत्यादर शंकनीय यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे अत्यादर शंकनीय यानी कि कहीं पर हमारा आदर जो है ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि पहले से अधिक आदर कहीं किया जा रहा था, आप समझ जाइए कि कोई ना कोई गड़बड़ है भैया, क्योंकि अत्या आदर किया जा रहा है, अधिक ज़रूरत से अधिक आदर किया जा रहा है। आओ बैठो, चाय पिलाई जा रही, खाना खिलाया जा रहा है, अच्छे से बात की जा रही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समझ जाना आप। तो अत्या आदर शंकनीय यानी अधिक आदर करना भी शंका का विषय बन सकता है। यह सूक्ति कहाँ से ली गई? ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, मुद्रा राक्षक, उत्तरा रामचरित या फिर मृच्छकटिकम। तो ये जो सूक्ति हैं ये साथियों मुद्रा राक्षस से ली गई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अ ई उण री ली क आदि ये 14 सूत्र इसलिए कहे जाते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि चतुर्दश सूत्र, चतुर्दशानी सूत्र, चत्वारी सूत्र या ये सभी। अब 14 सूत्र जो है महेश्वर सूत्र, जो कि पाणिनि द्वारा रचित हैं और भगवान शिव के डमरू से निकली ध्वनि ही इन्होंने, पाणिनि ने उनकी रचना कर दी, जो 14 सूत्र में पूरी जो है व्याकरण उन्होंने लिखी। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? 14 सूत्र को क्या कहा जाता है? चतुर्दशानी सूत्र। या चतुर्दश का मतलब 14 होता है संस्कृत में, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। 1 मिनट थोड़ी गड़बड़ हुई है, चतुर्दशानी सूत्र नहीं चतुर्दश होगा, चतुर्दश का मतलब 14 होता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ है? शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र या ये सभी? बिल्कुल ये सभी चतुर्दश सूत्र यानी 14 महेश्वर सूत्र। और महेश्वर सूत्र भी उनको कहा जाता है क्योंकि शिव को महेश कहा जाता है, तो शिव से प्राप्त हुए, शिव सूत्र का मतलब भी वही होता है। तो ये सभी आपका सही होगा। अब प्यारे साथियों ध्यान से सुनिए आज का आपका प्रश्न, जो कि जिसका सबसे अच्छा आपका जवाब होगा, कोशिश करिएगा बहुत अच्छा आप जवाब दें। कल के वीडियो में, कल की क्लास में सबसे पहले उसे शेयर करूंगा ताकि आपकी सहभागिता सबके काम आए। लिखिएगा आप कोठारी आयोग के बारे में, जितना लिख सके आप कोठारी आयोग के बारे में लिखिएगा, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब 29वां प्रश्न, अच प्रत्याहार, अच का मतलब स्वर ही होता है संस्कृत में। ठीक है, ये भी आगे और भी क्लासों में हम समझ लेंगे सारी बातें। अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 7, 9, 12 या फिर 5? तो इसमें अच प्रत्याहार में 9 वर्णों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य नियमित प्रशिक्षण फलति। यहाँ पे कहा गया है कि जब वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो किस कौशल का जो है विकास होता है, ये इसका भावार्थ है। स्परयंत्रश श्रवणेन्द्रियश, जब वर्ण का उच्चारण सिखाया जाता है तो किस कौशल का उसमें जो है प्रयोग, कौशल का विकास होता है। ठीक है, तो सुना, सबसे पहले सही सुना जाता है तभी सही लिखा जाता है।
तो श्रवणेन्द्रिय यानी सुनने संबंधी इंद्रिय यानी कान, ठीक है। कान को प्रशिक्षण फलती, मतलब कान का प्रशिक्षण, कान का कौशल यानी श्रवण कौशल। कौन सा कौशल? श्रवण कौशल का विकास इसमें होता है। चलिए, तो आज के 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।